है ना। और इसमें अगर मैं 3 एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर कोई जेड एक्सिस है, जेड को हम क्रॉस से शो करते हैं। तो जस्ट आपने डिस्कस किया कि था कि जो आई जेड की वैल्यू होगी ये आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल हो जाएगी। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया का क्या होगा, बेसिकली आपका सम होगा। है ना। अब इसको यूज कैसे करें हम? यूज हम इस तरह से करते हैं कि जैसे पहले मैं यहाँ पे रिंग ले लेता हूँ कि कोई आपका इस तरह से रिंग है ना। तो रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया कि कोई भी इस तरह से आपकी रिंग है। तो रिंग का जो आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जानते हो, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये एक्सिस तो जेड एक्सिस है ना। तो रिंग का आईजेड आपको पता होता है ना। आईजेड की जो वैल्यू होती है रिंग की वो एम आर स्क्वायर होती है। लेकिन आपको पता है एक्सिस तो एक्स एक्सिस भी हो सकता है ना। किसी ने आपसे पूछा कि भाई रिंग का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, है ना। किसी रिंग का इस एक्स एक्सिस जो पास हो रही है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये बेसिकली आपकी वाई एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालें, है ना। लिंक के प्लेन के अलॉन्ग, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passes through diameter, passes through diameter, है ना। कि डायमीटर के लॉन्ग अगर एक्सिस पास हो रही है तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वो निकालने के लिए ना पासेस अलोंग डायमीटर, है ना। अलोंग डायमीटर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा कोई भी डायमीटर हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकती थी, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो एक्स और वाई परपेंडिकुलर और जेड तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहाँ पे ये तो लगा ही सकते हैं कि जो आई एक्स प्लस आई वाई होगा और वो आई जेड के इक्वल होगा। और हम यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्री वर्ड की को यूज कर लेते हैं, है ना, ड्यू टू सिमेट्री, है ना। अगर सिमेट्री नहीं हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप देखो सिमेट्री अगर है कि जैसे एक्स एक्सिस है वैसे ही वाई एक्सिस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर सिमेट्री दोनों है, दोनों में सिमेट्री है, तो आई एक्स और आई वाई सेम होंगे। तो अगर आई एक्स और आई वाई सेम होंगे तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 आई एक्स, और 2 आई एक्स आई जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एक्स की वैल्यू आपकी आई जेड बाई 2 हो जाएगी, है ना। और आई जेड एम आर स्क्वायर है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। या वाई एक्सिस के अबाउट सेम ले लो, बात एक ही है आपका, है ना। तो इस तरह से आपने निकाल लिया कि अगर जेड एक्सिस के अबाउट मुझे पता है और एक्स और वाई दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिख सकते हैं कि एक्स और वाई के अबाउट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो रिंग का भी एम आर स्क्वायर बाई 2 हो सकता है, लेकिन एक्सिस जो है वो डायमीटर के लॉन्ग पास होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, है ना। तो इसको मैंने यूज किया बेसिकली आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने इसमें यूज किया है ना। वेट फॉर टाइम, अभी तक मेल नहीं मिली किसी को यार। सर आई हैवंट रिसीव मेल फ्रॉम द एनटीए टिल नाउ। ओके, अपडेट एज सुन एज पॉसिबल, ये लिख सकते हैं अभी तो।
ठीक है, तो ये आपका आ गया रिंग का, इस तरह से कर लिया हमने, राइट। अगर ये जैसे रिंग था, ऐसे ही हम यहाँ पे डिस्क का ले सकते हैं, वी कैन गो फॉर द डिस्क, है ना, कि डिस्क है, इस तरह से हम डिस्क प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लेन के अलोंग निकालने के लिए हमेशा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होगा। ये मैंने यार पैरेलल लिख दिया, आज मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा तबीयत भी खराब है मेरी, है ना। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है एक्चुअली, टाइटल, इट हैपेंस समटाइम्स, है ना। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल तो हम पढ़ ही चुके थे, है ना। तो डिस्क अगर है, तो डिस्क का भी हम जानते हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कि जो आई जेड की वैल्यू होती है, ये आपकी होती है mr² बाय 2। लेकिन किसी ने अगर आपसे पूछा कि नहीं, एक्सिस जो है मुझे ये वाली लेनी है, कि एक्सिस जो है वो इस तरह से पास होनी चाहिए, ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना हो जाएगा, है ना, कि इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके अबाउट, और वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा, वही चीज सेम आ जाएगा। तो भाई हम यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे, और आई एक्स और आई वाई तो सिमेट्रिकल होंगी, तो अगेन यहाँ भी ऐसे आ जाएगा कि 2 IX इक्वल टू जो हो जाएगा वो आई जेड के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब आई एक्स और आई वाई तो सेम ही होंगे, और ये आई जेड बाई 2 हो जाएंगे। आई जेड बाई 2 का होने का मतलब इस केस में mr² बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो रिंग का डायमीटर के अलॉन्ग mr² बाई 2 होता है, और डिस्क का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डायमीटर के अलॉन्ग mr² बाई 4 हो जाएगा। तो कभी भी एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते थे, अगर परपेंडिकुलरली शिफ्ट करना है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। एकदम सिंपल सा आपका कंसेप्ट, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये लिखो आप इस तरह से। तो ये केयरफुल रहना है कि भाई एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन के अलॉन्ग पास हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, जैसे कोई स्क्वायर अगर मैं ले लूं ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक तो हम ये जो ले रहे थे, बेसिकली आपके डिस्क और रिंग ले रहे थे, ये भी प्लेनर बॉडी है, अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर थिन शीट है ना, यहाँ पे आप इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट ले लो, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर शीट है, थर्ड में हम ये ले लेते हैं रेक्टेंगुलर शीट, है ना, कि भी आपकी प्लेनर बॉडी है तो उसमें भी सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, तो ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर इस तरह से शीट है ना, और इसकी जो लेंथ है 12 है, और इसकी विड्थ सपोज बी है, एंड वी आइडेंटिफाई 3 एक्सिस, यहाँ पे 3 एक्सिस हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका हो गया बेसिकली आपका एक्स एक्सिस, है ना, ये आपका हो गया बेसिकली आपका वाई एक्सिस, है ना, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आपका जेड एक्सिस हो गया, है ना, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में सिंपल सा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है क्या मुझे। मतलब इसमें उल्टा है, जेड एक्सिस के अबाउट भी आप नहीं जानते हो, तो पहले एक्स वाई आएगा, उससे बाद में जेड आएगा, तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और आई वाई कितना हो जाएगा। तो आई एक्स आप बता सकते हो क्या, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, आ जाएगा आपका। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा और वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा। अब देखो कि एक्स एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं, मैं अगर इस पूरी की पूरी थिन शीट को एक्स एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस कर दूं तो ये रॉड ही तो बन जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो ये जो पूरी की पूरी थिन शीट जो है ये रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी, यस सर। पूरी पूरी चीज रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो रॉड का जो होगा वही इसका हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल तो कितना भी हम चेंज कर सकते हैं मास,
तो भाई एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है मुझे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो ये रॉड बन जाएगा ऑफ लेंथ बी, है ना। ये जो रॉड बनेगा उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो बी हो जाएगी, रॉड के सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू में लिख सकता हूं इसकी एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही मुझे अगर वाई एक्सिस निकालना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल में इसको कंप्रेस कर दूंगा, तो जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस कर दूंगा तो एक और रॉड बन जाएगी ऐसे नीचे, इसकी इक्विवेलेंट पूरी। तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके पैरेलल हम कंप्रेस कर सकते हैं इस शीट को, है ना, उसकी लेंथ एल हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो आपका एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। और आई एक्स एंड आई वाई अगर पता है तो आई जेड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आई जेड की वैल्यू क्या होती है बेसिकली आपकी आई एक्स प्लस आई वाई, है ना। इसमें कुछ नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, कहीं भी ऐसा होता है। तो आई जेड की वैल्यू आपकी आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगी, तो यहाँ से जो आई जेड होगा वो आपका जस्ट ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल एम बी स्क्वायर बाई 12, है ना। कि आई जेड की वैल्यू जो हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, है ना। कि जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगुलर शीट की बजाय अगर ये स्क्वायर प्लेट हो जाए, तो स्क्वायर प्लेट का मतलब एल और बी सेम हो जाएंगे, है ना। कि रेक्टेंगुलर शीट की बजाय अगर ये स्क्वायर प्लेट हो जाए तो जो एल और बी होंगे वो सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स एक्सिस आई एक्स और आई वाई सेम हो जाएगा, है ना। अगर साइड लेंथ हम स्क्वायर प्लेट की एल ले लें तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 भी हो जाएगा, तो इस केस में जो आई जेड होगा ये एम एल स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का ये होता है, अगर स्क्वायर प्लेट होगा तो एल और बी सेम कर दो तो ये आई एक्स एंड आई वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब ये स्क्वायर प्लेट में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज और भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर प्लेट में जैसे आपने बोला एक्स और वाई के अबाउट इतना है, सेंटर से प्लेन के अलाउंग कोई भी एक्सेस पास हो उसके अबाउट इतना ही होता है। तो मतलब अगर कोई मैं स्क्वायर प्लेट ऐसा ले लूं यहाँ पे, है ना, इस तरह से अगर मैं स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ अगर एल ले लेता हूँ, है ना, और मैं बोलता हूँ कि भाई एक्सेस डायगोनल से पास हो रही है ऐसे, है ना, कि एक्सेस जो है वो डायगोनल से ऐसे पास हो रही है ना, कि जो एक्सेस है वो डायगोनल से पास हो रही है, इसके अबाउट इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो वही होगा जो आई एक्स और आई वाई का होगा। जैसे मैं अगर लेता हूं कि भाई इस डायगोनल से जो पास हो रही है इसके अबाउट इसका अगर आई वन है, तो इसके परपेंडिकुलर एक डायगोनल और बना लो, है ना। इसके परपेंडिकुलर ये डायगोनल हो जाएगा, ये आपका आई टू हो जाएगा, है ना, ये वाला आई टू हो जाएगा। और आप सिमेट्री से आप देखो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आई वन प्लस आई टू होगा ये आई जेड के इक्वल हो जाएगा, और आई जेड तो सेम ही रहेगा ना, जेड जेड में थोड़ी कोई चेंज किया हमने, जेड तो एम एल स्क्वायर बाई 6 ही रहेगा, तो ये चीज तो एम एल स्क्वायर बाई 6 ही है, और आई वन और आई टू अभी भी सेम है। सिमेट्री आर्गुमेंट से देखें तो आई वन की वैल्यू आई टू के इक्वल है ना। तो मतलब आई वन आई टू अगर सेम है तो ये टू आई वन हो जाएगा, मतलब डायगोनल के अबाउट भी इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 भी रहता है ना। तो स्क्वायर प्लेट में सेंटर से कैसे भी एक्सेस पास हो सबके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 भी होता है, चाहे डायगोनल हो ना हो। अगर किसी एंगल पे ऐसे भी जा रही है एक्सेस तो इसके अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। जितने भी एक्सेस बना रहा हूं मैं, ऑल एक्सेस विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से पास होगा ऐसे, है ना। तो सिंपल सा इस केस में आप ये कमेंट लिख देना, ऑल एक्सेस विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, ये हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आप लिख लो थोड़ा सा।
ठीक है, ये आपका है, तो ये थोड़ा समझाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को दिस वे वी कैन यूज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जानना है, उसको हम बोलते हैं है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक टर्म यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज ए रेडियस ऑफ गायरेशन। वो पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। है ना, यहाँ पे एक टाइटल आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। है ना, तो जैसे मैंने बोला ना कि भाई सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई यूज नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का इक्विवेलेंट टर्म जो रोटेशन में होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। सेंटर ऑफ मास का जो इक्विवेलेंट टर्म होता है रोटेशन में, वो क्या होता है एक्चुअली आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। है ना, जो सेंटर ऑफ मास का काम ट्रांसलेशन मोशन में है, वही काम बेसिकली आपका रोटेशन में रेडियस ऑफ गायरेशन का है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो उसे इक्विवेलेंट टर्म फॉर सेंटर ऑफ मास इन रोटेशन। है ना, कि रोटेशन के टर्म्स में रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये इसका इक्विवेलेंट टर्म होता है। इसको हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। है ना, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिस्टेंस, इज perpendicular distance from axis of rotation, from axis of rotation, where we can concentrate whole mass of the body, without change in moment of inertia. Change in moment of inertia. ये आपका होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर वी कैन कंसंट्रेट होल मास ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है ना, तो ये आपका आ जाएगा। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब हो जाएगा कि कोई भी जैसे रेडियस बॉडी है ना, इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सपोज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई आई है, इरेजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसका मास कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो मैंने इस पूरे के मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया। है ना, तो इस जहां पे पूरे के मास को मैं कंसंट्रेट करता हूं विदाउट चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसकी यहाँ से नॉर्मली इसके लिए टर्म हम के यूज करते हैं। है ना, तो के जो होता है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। है ना, तो ये बात है कि जब आपने इस पूरे को मास को एम को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया और के इसकी डिस्टेंस है, तो जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, अब वो आई इसके इक्वल हो जाएगा बेसिकली आपके एम के स्क्वायर के। मतलब किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, तो जो के टर्म आएगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। लाइक अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए है ना ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा। कि कोई भी इस तरह से अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता होता है
है ना, कि अगर इस तरह से कोई एक्सेस पास हो रही है ना, तो इसका जो बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मुझे पता होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस पूरे स्फीयर के मास को कहाँ पे हम कंसेंट्रेट कर दें ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का इस एक्सेस के अबाउट वही रहे जो सॉलिड स्फीयर का रहेगा। तो वो जो ये डिस्टेंस होगी यही इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा हम निकाल लेंगे कि भाई आई इक्वल टू हम लिख देंगे एम के स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर का हम जानते हैं आई कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एम एम कैंसिल, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, तो आर √2/5 आ जाएगा। तो मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होगा वही के डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास का होगा। तो मतलब पूरे मास को रोटेशन के टर्म्स में हम यहाँ पे कंसेंट्रेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन में यूज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि उसमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें मास कंसेंट्रेट करना होता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रखना होता है। हाँ, लेकिन इसको पॉइंट मास बना सकते हैं, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ एक्सिस से होगी, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हर बॉडी का होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। लाइक अगर मैं ऐसे बोलूं जैसे सॉलिड स्फीयर था, अगर मैं यहाँ पे कोई सॉलिड डिस्क ले लूँ, डिस्क तो सॉलिड होगी, अगर मैं डिस्क ले लूँ ऐसे, है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, है ना, what is the radius of gyration for disk? So k by √2. हाँ, r/√2। Yes, so sorry. r/√2 होगा क्या, थोड़ा देखो जरा से, मैंने एक्सेस अभी बनाई है, एक्सेस ये है इसकी, So r by √2 only. r/√2 होगा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसे। आप लिखोगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इसका क्या लिखोगे आप? So half mr square. नहीं नहीं, mr²/4 होगा ना। आप समझ रहे हो, एक्सेस जो है ना, ये तो वाई एक्सेस है, एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर थोड़ी पास हो रही है भाई। स्फीयर में तो सारी एक्सेस एक जैसी होती है, एक्सेस तो डायमीटर के लॉन्ग पास हो रही है ना प्लेन में। अगर जेड एक्सेस होती तो मैं इसको ऐसा बनाता, यहाँ पे क्रॉस लिखता है ऐसा। पर डिस्क अगर इस तरह से प्लेन में रखा हुआ है और एक्सेस अगर प्लेन में ही है, तो ये एक्सेस तो आई वाई आपका हो गया ना, ये तो आई वाई तो डिस्क का mr²/4 होता है ना, ये ध्यान रखना, है ना। तो अब इसका mr²/4 हम लिखेंगे, ये बड़ा क्रुशियल चीज है। मैं इसको और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, एम के स्क्वायर। तो तो इसका कैसे आया i y equals to mr? मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से के आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो हो जाएगी वो r/2 हो जाएगी इस केस में। जैसा एक्सेस शो किया वैसा भी बताता हूँ मैं, पहले आप इसको लिख लो। वाई एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। mr² तो जेड एक्सिस के अबाउट होता है ना। Yes, so हाँ, लेकिन यहाँ पे तो वाई एक्सिस लिखा हुआ था, उसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो ये आपका जो डिस्क का मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा था, डिस्क का जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसी को मैंने यूज किया है। तो डिस्क अगर है ना, स्फीयर वगैरह में तो कोई भी एक्सेस पास हो 3D में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन प्लेनर बॉडी में फर्क पड़ जाता है। तो जैसे अगर ये डिस्क है, तो हम एक्सेस किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, किसी क्वेश्चन में एक्सेस ऐसे भी दे सकते हैं, और किसी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बना सकते हैं जेड एक्सेस,
या तो क्रॉस बना होगा या लिखा होगा कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो हम ये जानते हैं इसका जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाई आपका 2 होता है। तो अगर एक्सिस मैंने जेड एक्सिस दिया होता तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आर बाई रूट 2 होता। पक्की बात है, अगर मैंने जेड एक्सिस बोला होता ना तो इसका आर बाई रूट 2 रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाता। लेकिन एक्सिस वर्टिकल ऐसे बनी हुई है, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। और हम जानते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होती है, आई जेड। और सिमेट्री आर्गुमेंट से आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम है, तो ये आई जेड बाई 2 हो जाएगी, है ना। आई जेड बाई 2 का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो इसमें बट आई एक्स के अलोंग एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं थी। नहीं नहीं, आई एक्स के बोर्ड कहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 था। एम आर स्क्वायर बाई 2 जो था वो प्लेन के परपेंडिकुलर था। ओके सर, गॉट इट। प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे था कि जैसे अगर मैं ऐसा ले लूं कोई बुक ऐसे, तो ये आपके डिस्क है ना। तो अगर ऐसे कोई एक्सिस पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। प्लेन वाली एक्सिस कैसे एक्स वाई जेड ऐसे कैसे कैसे ही पास हो, तो सबके अबाउट इसका हाफ हो जाता है। तो ओके सर। है ना, तो ये आपका इस तरह से। तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें कि भाई कौन सा लें, एम आर स्क्वायर बाई 2 लें या एम आर स्क्वायर बाई 4 लें। ऐसे रिंग में एम आर स्क्वायर लें या एम आर स्क्वायर बाई 2 ले लें, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है ना। तो ये आपका रेडियस ऑफ डायरेक्शन होता है। तो किसी भी चीज का वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, है ना। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और एम के स्क्वायर से कंपेयर कर देना, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका गैस है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको अटेम्प्ट कर लो आप। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
मतलब एक बाहर रिंग लगा हुआ है और 3 रॉड लगे हुए हैं, तो पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे। और किसके अबाउट आप देखो, अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसने देखो मेंशन किया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे क्रॉस बना सकते हो ऐसे। इस पे जेड एक्सिस है। नहीं ये तो नहीं आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट ठीक से करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सेंटर और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है? पासिंग सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखो सेंटर से पास कोई एक्सेस अगर कर रहा है तो वो तो मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई जरूरी नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई रिंग बनाया ऐसे। अब इसमें सेंटर से पास होने वाला ये एक्सेस ये भी तो है, ऐसा एक्सेस अगर कोई पास हो, ये भी तो सेंटर से ही पास हो रहा है ना। तो सेंटर और परपेंडिकुलर सेम भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे ये सेंटर है तो ये सेंटर से पास हो रहा है ना ये प्लेन, क्या ये एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है? बट तो ऐसी भी तो लाइन हो सकती है ना जो परपेंडिकुलर भी हो और वो सेंटर से भी जा रही है। हाँ वही तो ये लाइन है, गायरेशन अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओ सर मुझे लगा अलग अलग निकालना है। नहीं, एक ही क्वेश्चन है ये। ओके। मतलब वो बोल रहा है कि भाई सेंटर से तो पास होगा ही, सेंटर तो है ही, लेकिन ये वाला नहीं है, बल्कि जेड एक्सिस वाला है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही है। और मास भी हम पूरा टोटल लेंगे ना, पूरे सिस्टम का, एम के स्क्वायर वाला जो एम होता है। हाँ बोलो मास बेटा। सर जो एम के स्क्वायर वाला एम होता है वो पूरा सिस्टम का मास पूरा होगा ना? सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का मास, वो इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे सिस्टम का मास होगा। सर जो मैंने आंसर भेजा उसमें अभी मास वाला जो टर्म है वो रूट में है। अभी चेक कर लेता हूँ मैं, अभी चेक कर लेता हूँ। ये मास तो उसमें नहीं आएगा ना, सब बट सेम है। कट नहीं रहा है इसमें। नहीं कटेगा तो है ही वो, रेडियस का आंसर रेडियस के टर्म्स में ही आएगा ना, तो मास तो आ ही नहीं सकता है।
तो कट नहीं करना आपको, मास तो उसमें होगा नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन है तो डायमेंशनली रेडियस के इक्वली होगा ना, मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम है ही नहीं ना ये, जैसे रिंग का मास अगर स्मॉल एम है ओ तो ओके सर। इसका मास भी स्मॉल एम ही है ना, ये रॉड का ही मास स्मॉल एम ही है और रिंग का मास भी स्मॉल एम है, मतलब टोटल मास सिस्टम का 4m हो जाएगा। हाँ अब ये सही है आपका नवी आंसर, ये आंसर सही है फाइन। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, तो देखो रॉड के तो एंड से एक्सेस पास हो रही है ना, तो जब रॉड के एंड से एक्सेस पास होती है तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रक्चर का निकालना पड़ेगा मुझे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है mr² बाई 3, ml² बाई 3 होता है, लेकिन लेंथ तो इसके आर के इक्वल ही है, और ऐसे ऐसे 3 रॉड्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक रिंग, तो रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट जो होता है वो mr² होता है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m² से कंपेयर करते हैं, लेकिन अब मास पूरे सिस्टम का 4m हो गया ना, तो हम इसको 4m² से कंपेयर करते हैं, बस 3 3 कैंसिल, यहाँ से k² की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी r² बाई 2 आ जाएगी, मास तो कैंसिल हो गया, मतलब k की वैल्यू r/√2, मतलब इस एक्सिस से r/√2 डिस्टेंस पे हम इस पूरे मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, है ना, तो ये इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, हम कर सकते हैं इससे बहुत इजीली। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी ना ट्रिकी टाइप का थोड़ा सा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन पूछते हैं आपसे कई बार सामने, हाँ भी आप इसको कर सकते हो, कल तो मैंने इसको चेंज कर दिया था, मैंने इसको स्फीयर बनवा दिया था, अब रिंग के साथ ही कर लो, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी।
हाँ, नव्या एंड रितिका, बोथ ऑफ यू हैव डन द करेक्ट आंसर। मतलब आपको आ गया ये, देखो, है ना, समझ गए ना, नहीं तो वही गलती करते, इसलिए मैंने कल नहीं बताया था आपको ये। नहीं तो जेड और प्लेन वाले एक्सिस में आप कंफ्यूज होते रहते। तो अब देखो, अब ये एक्सिस ऐसी है, मतलब प्लेन के अलॉन्ग पास हो रही है, तो यहां से भी आप एक्सिस ऐसी ही बनाओगे। पैरेलल एक्सिस कभी भी एप्लीकेबल है, बस एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। तो तीनों स्फीयर का बना लेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले के तो सेंटर से वैसे ही पास हो रही है, तो इसका तो कुछ सोचना ही नहीं, आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो mr² by 2 यूज करना है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है ना, प्लेन के लॉन्ग। प्लस, है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके सेंटर से एक्सेस पास नहीं हो रही, बल्कि एक्सेस तो टेंजेंट के लॉन्ग है। तो पहले IC प्लस mr² निकालना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपका mr² by 2 हो गया, प्लस mr² करेंगे। ऐसे इसका भी सेंटर को लेके शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा mr² by 2 प्लस mr², है ना। तो सबको सम करोगे तो विल गेट द आंसर 7/2 mr²। मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका गैस है। ये आपका 7/2 mr² हो गया। एक दो और देखता हूँ क्वेश्चन, फिर एंड करते हैं क्लास। ये तो कर चुके हैं पहले, ये भी कर चुके हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, ऋतिका एंड नव्या, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही आंसर है आपका ये, है ना? ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा, चाहे एक्सेस ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे भी हो, सबका ऐसा सेम वो है। रूट टू से नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। वो रूट टू लगाते हैं ना, बच्चों को लगता है कि 45 डिग्री एंगल है, पर अच्छा रूट टू रिलेशन होगा। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि भाई सारे एक्सेस का तो होता है, अगर इसकी साइड लेंथ है ml²/12 भी हो, और जेड एक्सेस से अगर एक्सेस पास होती है ना, तो उसने मेंशन किया होता कि एक्सेस जेड एक्सेस से पास होती तो ml²/6 होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कर चुके हैं हम। हाँ, ये कर लो जरा सा। ओए होए, कहाँ चला गया? हाँ, you can go for this question. सर हिंज्ड मतलब जो दरवाजा पे होता है? हाँ, वही वही। हिंज मतलब वो एक्सेस है ओके सर। जो दरवाजे पे होता है। कि कोई भी इस तरह से रिजिड बॉडी है किसी भी शेप की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिपेंड करता है ना, कहीं भी लगाएंगे तो अलग अलग होता रहेगा। तो यहाँ पे आपने इसको हिंज कर दिया, है ना? किसी एक्स डिस्टेंस पे एक्सेस से, कि कोई आपने एक्सेस चूज कर लिया, कि एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पे आपने हिंज कर दिया इसे। और इस अगर ये डिस्टेंस एक्स है, तो इसका इस एक्सेस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा?
चलो ये मैं बता देता हूँ, है ना। देखो क्या है ना कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ये आप लिख लेना हमेशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास इज लीस्ट, है ना। जैसे कि कोई आपसे पूछे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से एक्सेस पास करे तो सबसे कम होगा, तो सेंटर से ml²/12। उसके अलावा कहीं भी आप एक्सेस लोगे तो उसमें तो mh² ऐड होगा ना। ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mh²। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, उसके अलावा कोई भी हम एक्सेस ले लें उसमें ये टर्म ऐड होगा ना। तो किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लीस्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा जहां पे आई की वैल्यू जो होगी वो लीस्ट होगी। मतलब एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें आई की वैल्यू लीस्ट हो, वही तो सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है क्या करेंगे हम इसके लिए। तो मुझे ये निकालना है एक्स की किस वैल्यू पे आई की वैल्यू लीस्ट। आई की वैल्यू 0। नहीं जीरो नहीं, जीरो तो होगा नहीं, जीरो कुछ ना कुछ मोमेंट इनर्शिया तो होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है जिसपे आई लीस्ट हो। तो क्या करना होगा मुझे, भाई जीरो तो नहीं हो सकता ना, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, मोमेंट इनर्शिया तो बॉडी की होगी। कि एक्स की किस वैल्यू पे आई लिस्ट या मिनिमम होगा, वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम। हाँ मैक्सिमम मिनिमम। क्या आपको ये तो निकालना है एक्स की किस वैल्यू पे आई मिनिमम होगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें di/dx। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, है ना। और 27 का जी इसको जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। कि जहां पे x की वैल्यू 3 होगी वो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबसे कम है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो हो गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, है ना। कोई बच्चों को ऐसा लगता है यार कहाँ से सेंटर ऑफ मास से कैसे निकाले हम, तो मैंने लॉजिक दिया भाई I इक्वल टू IC प्लस mh² होता है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ ना कुछ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा होगा। किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी ना, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट लीस्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास उस एक्स पे होगा जहां पे आई लिस्ट हो, तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है नहीं। तो ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, है ना। बाकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आप टेस्ट का पढ़ोगे, आपका टेस्ट कब है इमीडिएट। 15th of November। अच्छा 15 नवंबर आफ्टर दिवाली है, और टॉपिक आपका वो फ्रिक्शन वाला। ऐसा। हाँ तो उसके जो दिवाली वाला वीक है ना, नेक्स्ट वीक तो दिवाली है, उसके अगले वीक में डाउट्स मेरे से ले लेना आप इसके, फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन के, अगर आपके पास कुछ हैं तो। अदरवाइज हम आगे तो पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो विशिंग यू हैप्पी दिवाली, है ना। बाय थैंक यू सर, सेम टू यू सर। बाय 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 बाय।